ओके, अपन स्टार्ट करेंगे अभी। साक्षी पिपलीवाल, पूजा कुमावत, साक्षी यादव, कोमल वर्मा, प्रतिभा, निशिता कलाल, शशि गोयल, सुरंजना वर्मा, अस्मिता महावर एंड ज्योति मीणा। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे अभी। सबसे देखना, हैच एंड स्लैक साइकिल कर रहे थे। हैच एंड स्लैक साइकिल तो अपन बताते हैं C4 पादप कौन कौन से हैं। C4 प्लांट्स जिसमें हैच एंड स्लैक साइकिल पाई जाती है। तो हैच एंड स्लैक साइकिल को C4 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण प्रक्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन यौगिक होता है। तो कौन कौन से C4 प्लांट्स हैं? तो अधिकतर C4 पादप जिनमें C4 चक्र उपस्थित होता है एक बीजपत्री, ग्रेमिनी तथा साइप्रेसी कुल के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक जातियां द्विबीजपत्री पादपों की हैं, जिनमें C4 साइकिल C4 चक्र पाया जाता है। अब तक एंजियोस्पर्म्स की 13 विभिन्न कुलों की 900 से अधिक जातियों में C4 चक्र की पुष्टि हो चुकी है। तो एंजियोस्पर्म्स के अतिरिक्त अन्य पादप वर्गों में भी C4 चक्र नहीं पाया जाता है। मतलब प्रमुख C4 जातियां निम्न प्रकार है। कौन कौन सी है बेटा? एक है सेकेरम ऑफिसिनेरम, जियामेज, सोरगम वल्गेर, पेनिसिडम अमेरिकाना, पेनिकम मैक्सिकम, सेनक्रस सिलिएरिस व एंड्रोपोगोन स्पीसीज, इकाइनोकोला स्पीसीज या इकाइनोक्लोआ स्पीसीज व एक है साइप्रस स्पीसीज, साइप्रेसी कुल के सदस्य हैं। इसी प्रकार द्विबीजपत्री जिनमें की C4 साइकिल पाई जाती है वो है एट्रिप्लेक्स स्पीसीज, कोचिया स्कोपेरिया, सालसोला फोर्टिडा, एक है स्वेडा फ्रूटिकोसा आदि सभी चिनोपोडियेसी कुल के सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त एमेरेंथस स्पीसीज, कंपोजिटे, यूफोर्बिया स्पीसीज, पोर्चुलाकेसी, जाइगोफिलेसी तथा एजोएसी आदि कुलों की सदस्य हैं। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल, C4 चक्र की क्रिया विधि। तो यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि C4 प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन केल्विन साइकिल द्वारा ही होता है। इस चक्र का उद्देश्य मतलब C4 चक्र का उद्देश्य केल्विन साइकिल हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की पर्याप्त सांद्रता को उपलब्ध करवाना है तथा यह कार्य पत्ती की मेसोफिल सेल्स पर्णमध्योतक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं C4 साइकिल की। तो C4 साइकिल में देखते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित 3 कार्बन यौगिक फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PEP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का कार्य करता है। तो आप ये इक्वेशन देख रहे हो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्सिलो एसीटेट। तो क्या बता रहे हैं? पर्णमध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित 3 कार्बन यौगिक फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PEP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करता है तथा 4 कार्बन यौगिक ऑक्सैलो एसीटेट का निर्माण कर देता है। और ऑक्सैलो एसीटेट एक अस्थिर यौगिक है जो तुरंत ही मैलेट अथवा एस्पार्टेट में परिवर्तित हो जाता है। तो मैलेट तथा एस्पार्टेट स्थिर 4 कार्बन यौगिक हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं? ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट का निर्माण NADPH2 तथा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपचयन द्वारा होता है। तो अपन ये देखते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट combines with carbon dioxide and water in the presence of PEP
कार्बोक्सिलेज एंजाइम टू फॉर्म ऑक्सिलोएसिटेट। फिर ये ऑक्सिलोएसिटेट NADPH2 से क्रिया कर मेलेट का निर्माण कर रहा है। तो मेलेट का स्थानांतरण पर्णमध्योतक कोशिकाओं से पूल आच्छाद कोशिकाओं बंडल शीट कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। यहाँ मेलेट का बी कार्बोक्सिलीकरण एक NADP विशिष्ट मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुवेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो आप देख रहे हो मेलेट जो है, मेलेट combines with NADP in the presence of malate enzyme, it forms pyruvate। तो इस प्रकार मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के कार्बोक्सिलेशन में होता है, जिसके फलस्वरूप PGA का निर्माण होता है तथा यह क्रिया पूल आच्छाद कोशिकाओं में ही होती है। इस प्रकार हेक्सोज का संश्लेषण C3 चक्र द्वारा ही होता है। इसके साथ ही पायरुवेट पुनः पूल आच्छाद कोशिकाओं से पर्णमध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है और यहाँ यह पायरुवेट ATP द्वारा प्रकाश तथा डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करता है। तो अपन ये साइकिल जो देख रहे हैं वो है किसका है, हैच एंड स्लेक साइकिल। तो आप हैच एंड स्लेक साइकिल में क्या अपन ने पढ़ा कि जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो अपन किसका देख रहे हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये देखना बेटा इस साइकिल में क्या दिख रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है, इसकी प्रेजेंस में पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और ऑक्सिलो एसिडेट का निर्माण कर रहा है। अब ये ऑक्सिलो एसिडेट मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट में परिवर्तित हो जाती है। तो अब मेलेट जो है फिर से पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। दिस मेलिक एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेलेट का स्थानांतरण पर्णमध्योतक कोशिकाओं से बंडल शीट कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। तो ये दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर पायरुवेट फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का निर्माण कर रहा है। तो इस में अपन क्या देखते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में ATP का AMP में रूपांतरण होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में ATP का AMP में रूपांतरण होता है। अतः AMP से ATP के पुनर्उत्पादन में 2 ATP की आवश्यकता होगी। यही कारण है C4 साइकिल में C3 चक्र की तुलना में 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है। तो कोलेट तथा ऑग्रेन ने C4 पादपों को 3 वर्गों में विभेदित किया है। पहला है, प्रथम समूह में वह पादप हैं जिनमें ऑक्सिलो एसिटेट से मेलेट का निर्माण होता है। प्रथम समूह में वह पादप हैं जिनमें ऑक्सिलो एसिटेट से मेलेट का निर्माण होता है तथा मेलेट पूल आच्छाद कोशिकाओं में स्थानांतरण होता है तथा इसका मतलब मेलेट का पूल आच्छाद कोशिकाओं में स्थानांतरण होता है। फॉर एग्जाम्पल जियामेस तथा गन्ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम। द्वितीय समूह के पादपों में ऑक्सिलो एसिटेट के ट्रांस एमिनेशन से एस्पार्टेट का निर्माण होता है जो पूल आच्छाद कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है। पूल आच्छाद में यह पुनः ट्रांस एमिनेशन द्वारा ऑक्सिलो एसिटेट बनाता है तथा ऑक्सिलो एसिटेट PP व कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेनिकम मैक्सिमम, ठीक है, और है क्लोरेस गयाना। तृतीय समूह के पादपों में ऑक्सिलो एसिटेट से मेलेट का निर्माण होता है जो पूल आच्छाद कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ इसके ट्रांस एमिनेशन से ऑक्सिलो एसिटेट बनता है तथा ऑक्सिलो एसिटेट के बी कार्बोक्सिलीकरण से PP व CO2 बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रीप्लेक्स स्पॉन्जियोसा। अब एक स्लाइड में इंग्लिश में और शेयर कर देती हूँ, उसमें भी देखना।
ये है अपना शेयरिंग पार्ट, ये आपको दिख रही होगी क्या कौन सी साइकिल है, C4 साइकिल। क्या दिखाया है, C4 साइकिल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द C4 साइकिल, ठीक है। तो अपन ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है C4 साइकिल, तो इसको इंग्लिश में बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, what is happening in C4 cycle, hatch and slacks pathway in C4 plants, मतलब to fix carbon dioxide, this pathway to fix carbon dioxide, this pathway is the alternate to the C3 cycle. Here the first formed stable compound, oxaloacetic acid, is a 4-carbon compound, hence the name is C4 cycle. So this pathway means hatch and slack pathway is a common site in several grasses, maize, sugarcane, amaranthus sorghum, and the C4 plants depict a different kind of leaf anatomy, that is the Krebs anatomy. So now the chloroplasts are dimorphic, and in the leaves, vascular bundles are wrapped by a bundle sheet of larger parenchymatous cells. Such bundle sheet cells possess chloroplasts which are larger, containing starch grains, lacking grana, while the chloroplasts in the mesophyll cells always possess grana and are smaller. The bundle sheet cells appear as a ring while the cells are larger. ठीक है, तो the C4 cycle depicts 2 carboxylation reactions occurring in the chloroplast of the mesophyll cells and others in the chloroplast of the bundle sheet cells. The hatch and slack cycle involves 4 steps. First is the carboxylation, second is the breakdown, third is the splitting, and the fourth is the phosphorylation. So carboxylation occurs in the chloroplast of the mesophyll cell, a 3-carbon compound called as phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate collects carbon dioxide and in the presence of water transforms to 4-carbon oxaloacetate. The enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase catalyzes the reaction. Next is the breakdown. So oxaloacetate disintegrates into 4-carbon malate and aspartate. Oxaloacetate disintegrates into 4-carbon malate and aspartate. The enzyme involved in this reaction is transaminase and malate dehydrogenase. The compounds formed diffuse into the sheet cells from the mesophyll cells. Then the splitting, the malate ion splits into carbon dioxide plus pyruvate. So malate and the aspartate in the bundle sheet cells enzymatically split to produce free carbon dioxide and 3-carbon pyruvate. The carbon dioxide is made use of Calvin's cycle in the sheet cells. The second carboxylation takes place in the chloroplast of the bundle sheet cells. The carbon dioxide is accepted by the 5-carbon compound ribulose diphosphate with the activity of the carboxy dismutase enzyme, finally producing 3-phosphoglyceric acid. Now phosphorylation. Now we will talk about phosphorylation. So the pyruvate molecules are moved to the chloroplast of the mesophyll cells, wherein in the presence of ATP. It is phosphorylated. It is phosphorylated for the regeneration of phosphoenol pyruvate. So pyruvate phosphokinase catalyzes the reaction and phosphoenol pyruvate is regenerated. So now we are seeing the C4 cycle. तो एक मैं स्लाइड और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो इंग्लिश में आगे हिंदी वाली करती हूँ मैं आपके साथ। हाँ, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब अपन करेंगे बेटा केम साइकिल। कौन सी है केम साइकिल? ये है क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन सी साइकिल कर रहे हैं? ये है क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो यह चक्र मतलब केम साइकिल सक्यूलेंट्स मांसल पादपों में पाया जाता है और इन पादपों में मृदुतक की अधिकता होती है। इन पादपों में मृदुतक की अधिकता होती है तथा ये मृदुत की कोशिकाएं सलेष्म युक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इन कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इन मांसल पादपों में ट्रांसपिरेशन की समस्या से निपटने के लिए रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं, जबकि रंध्र दिन में बंद रहते हैं अथवा रंध्र
आंशिक रूप से खुले रहते हैं। तो सक्यूलेंट्स में क्या होता है बेटा, सक्यूलेंट्स में जो रंध्र हैं वो दिन में बंद रहते हैं, रात्रि में खुले रहते हैं। और सक्यूलेंट्स मतलब मांसल पादप रात्रि में प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्लों के रूप में संग्रहित करते हैं। तो दिन के समय इन अम्लों के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयित कर लिया जाता है। तो केम साइकिल मतलब केम साइकिल ये है क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पथ का सर्वप्रथम अध्ययन क्रासुलेसी या क्रासुलेसी कुल के सदस्यों में किया गया था। इसलिए यह चक्र क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो एंजियोस्पर्म्स के 26 कुलों के सदस्यों में यह केम साइकिल ज्ञात है, जिनमें प्रमुख कुल हैं। एक है क्रासुलेसी, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, एस्क्लेपियाडेसी, ब्रोमेलिएसी, यूफोर्बिएसी आदि। कुछ पेडोफाइट्स तथा कुछ जिम्नोस्पर्म्स फॉर एग्जाम्पल वेल्विशिया मिराबिलिस में भी केम चक्र पाया जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, CO2 स्थिरीकरण की क्रियाविधि। तो चूंकि इन पादपों में मतलब सक्यूलेंट्स में रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं, अतः पत्तियां रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। तो पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PEP फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का कार्य करता है, जो इनके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। तो PEP फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर 4 कार्बन यौगिक ऑक्सिलो एसिडिक एसिड का निर्माण करता है। और ऑक्सिलो एसिडिक एसिड के अपचयन से मैलेट का निर्माण होता है, जो पर्णमध्योतक कोशिकाओं की रस धमनियों वैक्यूल्स में संग्रहित होता है। इस प्रकार रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन स्थिरीकरण मैलेट के रूप में होता है। तो दिन के समय मैलिक एसिड रस धमनियों से बाहर कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है तथा इसके डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में विस्तृत हो जाती है, जहां केल्विन चक्र द्वारा इसका कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होता है और मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन के परिणाम स्वरूप निर्मित पायरुवेट फॉस्फेट डाइपिनेज एंजाइम द्वारा पीपी में रूपांतरण हो जाता है। पीपी का शर्करा स्टार्च तथा अन्य यौगिकों में रूपांतरण होता है तथा कुछ मात्रा श्वसन रेस्पिरेशन में प्रयुक्त होती है। तो CAM मतलब केम चक्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि CO2 स्थिरीकरण की प्रक्रिया रात्रि में तथा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन व शर्करा निर्माण की प्रक्रिया दिन में संपन्न होती है। ये दोनों क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है और दोनों प्रकार के एंजाइम एक ही कोशिका में होते हैं तथा मैलिक अम्ल का संग्रहण रिक्तिकाओं में होता है। इसके अतिरिक्त पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम दिन के समय निष्क्रिय अवस्था इनएक्टिव फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बंधुता प्रदर्शित नहीं करता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, यह है केम चक्र का आरेखीय निरूपण। क्या दिखा रहा है? केम चक्र का आरेखीय निरूपण। तो मैंने जैसे बताया कि जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है उसका निर्माण हो रहा है। देखना बेटा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का निर्माण कर रहा है और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से फिर क्या बन रहा है, डार्क में मैलिक एसिड का निर्माण हो रहा है और ये मैलिक एसिड फिर से पायरुविक एसिड व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है
और ये पायरुविक एसिड फिर से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण कर देता है। अब अपन देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन तो श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तथा इस क्रिया में इस क्रिया में ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। तो श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं और यह क्रिया प्रकाश व अंधकार में समान दर से होती है, अर्थात प्रकाश द्वारा प्रभावित नहीं होती, इसलिए इसे डार्क रेस्पिरेशन भी कहते हैं। परंतु आधुनिक वर्षों में यह देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर अंधकार में होने वाले श्वसन से 3 से 4 गुना अधिक होती है, इसलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसलिए इसे प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन में श्वसन की भांति ऑक्सीजन का उद्ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमुक्तन होता है, परंतु इसमें एटीपी ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। और प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्रोटकोव ने प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्ति के लिए किया था। तो अपन देखते हैं ऑटो वारबर्ग ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण दर को इनहिबिट करती है, संदमित करती है। तो ऑटो वारबर्ग ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति फोटोसिंथेटिक दर प्रकाश संश्लेषण दर को संदमित करती है, इनहिबिट करती है, और ऑक्सीजन के इस प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार ओरेगन तथा बो ने वारबर्ग प्रभाव का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। तो ओरेगन के अनुसार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में रिबुलोज बाइफॉस्फेट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में कर देता है, जिससे पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फॉस्फोग्लिसरेट का संश्लेषण कम हो जाता है। इस प्रकार निर्मित फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट श्वसन आधार का कार्य करता है। तो हमने क्या देखा कि ओरेगन के अनुसार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में रिबुलोज बाइफॉस्फेट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में कर देता है, जिससे पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। अब अपन बात करते हैं साइड ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन का स्थल। तो रिबुलोज डाइफॉस्फेट के ऑक्सीजनेशन किससे रिबुलोज डाइफॉस्फेट के ऑक्सीजनीकरण द्वारा फॉस्फोग्लाइकोलेट तथा फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट का उपापचय ग्लाइकोलेट साइकिल द्वारा होता है। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि। तो इसे C2 ग्लाइकोलेट चक्र अथवा प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं। इसकी बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो इसे C2 ग्लाइकोलेट साइकिल
अथवा प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप टू कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड तथा थ्री कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लाइकोरेट का निर्माण होता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में उच्च ताप प्रकाश की उपस्थिति तथा उच्च ऑक्सीजन व निम्न कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पर रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण होता है, और जिसके फलस्वरूप दो कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड तथा थ्री कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हो, दिस इज द रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, और ये किसका निर्माण कर रहा है? रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज किसका निर्माण कर रहा है? रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार फॉस्फोग्लाइकोलेट के डीफॉस्फोराइलेशन द्वारा तुरंत ही ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ग्लाइकोलेट का क्लोरोप्लास्ट से पर ऑक्सीसोम में स्थानांतरण हो जाता है, और यहाँ ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण भी होता है, जिसका कैटलेज एंजाइम द्वारा जल तथा ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फोटो एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलेट का क्लोरोप्लास्ट से पर ऑक्सीसोम में स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण भी होता है, जिसका कैटलेज एंजाइम द्वारा जल तथा ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। तो अपन ये देख रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इसका क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ग्लाइऑक्सिलिक एसिड का निर्माण हो रहा है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड कैटलेज की प्रेजेंस में वाटर व ऑक्सीजन में ब्रेकअप हो जाती है। तो अपन देखते हैं ग्लाइऑक्सिलिक एसिड का ट्रांसएमिनेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लाइसिन नामक अमीनो एसिड का निर्माण होता है। तो ये दिख रहा है अपन को प्रकाश श्वसन की क्रिया विधि, मतलब ये अपन को दिखा रहा है, मतलब फोटो एस्पिरेशन की क्रिया विधि के बारे में इसने बताया है अपन को। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ग्लाइसिन का स्थानांतरण साइटोप्लाज्म के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, और ग्लाइसिन के दो अणु मिलकर सीरीन नामक अमीनो अम्ल के एक अणु तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का एक अणु बनाते हैं। यह एक जटिल क्रिया है, जिसमें एक से अधिक एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रकाश प्रेरित कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है, और सीरीन का माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीसोम में स्थानांतरण होता है, जहाँ ये हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। तो हाइड्रोक्सी पायरुवेट का NADH द्वारा अपचयन ग्लिसरेट में हो जाता है, ग्लिसरिक एसिड में हो जाता है, और ग्लिसरिक एसिड का क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरण होता है, जहां इसके फॉस्फोरिलीकरण द्वारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है, तथा इसका उपापचय प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र में होता है। तो अपन बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन,
प्रकाशीय श्वसन का महत्व क्या है? पहला है प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन की अनुपस्थिति तथा उपस्थिति के आधार पर पौधों को दो समूहों प्रकाश श्वसन युक्त पादपों तथा प्रकाश श्वसन रहित पादपों में विभक्त किया जा सकता है। तो प्रकाश श्वसन युक्त पादप शीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित होते हैं, जबकि प्रकाश श्वसन रहित पादप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित होते हैं। दूसरा है प्रकाशीय श्वसन मतलब फोटो रेस्पिरेशन का महत्व पौधों के विकास में भी माना गया है। पूर्व काल में जब कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता अत्यधिक कम थी, तब प्रकाशीय श्वसन सामान्य प्रक्रिया थी जो कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि के साथ धीरे धीरे कम होता गया, परंतु अब कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के घटने व ऑक्सीजन सांद्रता बढ़ने पर पुनः सामान्य रूप से होता है। नेक्स्ट, प्रकाश श्वसन मतलब फोटो एस्पिरेशन ऑक्सीजन द्वारा क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, क्योंकि प्रकाशीय श्वसन के अभाव में ऑक्सीजन सांद्रता ऑक्सीजन फ्री रेडिकल क्लोरोप्लास्ट को हानि पहुंचाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन एंड डार्क रेस्पिरेशन। मतलब फोटो रेस्पिरेशन केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन प्रकाश व अंधकार दोनों अवस्थाओं में होता है। और फोटो रेस्पिरेशन केवल प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। फोटो रेस्पिरेशन में श्वसन आधार ग्लाइकोलेट होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन में श्वसन आधार कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन हो सकता है। इसी प्रकार फोटो रेस्पिरेशन में श्वसन आधार नवनिर्मित होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन में श्वसन आधार नवनिर्मित अथवा संचित हो सकता है। तो इसी प्रकार पर बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा परऑक्सीसोम में संपन्न होती है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो कोशिका नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन में एटीपी का निर्माण नहीं होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन में एटीपी का उत्पादन होता है। इसी प्रकार फोटो रेस्पिरेशन में एटीपी का निर्माण नहीं होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन में एटीपी उत्पादन होता है। इसी प्रकार फोटो रेस्पिरेशन में ट्रांस एमिनेशन अभिक्रिया भी होती है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन में ट्रांस एमिनेशन अभिक्रिया नहीं होती है। और फोटो रेस्पिरेशन क्रिया ऑक्सीजन उपलब्धता तथा तापमान वृद्धि के साथ तेज होती है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन ऑक्सीजन उपलब्धता पर निर्भर करती है, परंतु अधिक सांद्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा तापमान प्रभाव अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं के समान होता है। अभी इसी प्रकार फोटो रेस्पिरेशन पादप के लिए आवश्यक क्रिया नहीं है और डार्क रेस्पिरेशन पादप के लिए एक आवश्यक क्रिया है। तो फोटो रेस्पिरेशन क्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण नहीं होता है। तो ये अपना था फोटो रेस्पिरेशन का। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। फिर अपना या फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, तो आपकी 1:10 तक क्लास है। आप लोग सब आ गए क्या? 1:09 हो गया है। सभी लोग आगे क्या? उज्जवल में इशिता कलाल, संध्या, साक्षी यादव, सुनीता चौधरी, है ना, प्रतिभा शर्मा, सृष्टि गोयल। 1:09 हुआ है। अच्छा बेटा, अभी नहीं आए?